सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बधाइयाँ। जो संवैधानिक वैल्यूज़ हैं उसके प्रमोट करने में आप एक रोल प्ले कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहें। देखो, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, जो चीफ गेस्ट के रूप में आपके आते हैं, तो उनके लिए क्या कारण है कि जो चीफ गेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको इस बार के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट रखा गया। तो वो प्रोसेस क्या है वो जानना जरूरी है। थोड़ा ब्रीफ में वी विल डिस्कस। दूसरा आयाम हमें समझना है कि आखिर इजिप्ट के ही जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को क्यों चूज किया गया है। ये दो आयाम है जो हमें समझना है, डिस्कस करना है। पहला एस्पेक्ट ये है कि आखिर क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के लिए उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, या आप कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। पहली मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारी विदेश मामलों को देखती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है। और वो किस प्रकार से इनिशिएट किया जाता है? जब भी किसी इंडिविजुअल को रिपब्लिक डे के गेस्ट के रूप में देखना है तो ये देखा जाता है कि भारत का रिश्ता उस देश से किस प्रकार का है, ये चीज देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में इजिप्ट के साथ भारत का रिश्ता किस तरीके से है, तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे बहुत सारे नाम आते हैं। उन नाम को आइडेंटिफाई, दो तीन ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिर उस नाम को फॉरवर्ड करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और जो अप्रूवल है प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो अप्रूवल है, वो अप्रूवल आपका दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हुआ। उसके बाद आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनको भी भेजा जाता है। और जब एक बार अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो शुरुआत होती है। मतलब कि इनवाइट करना कि ठीक है, जैसे जैसे अब शादी में किसी को बुलाना है तो पहले कार्ड में नाम लिखना होता है। अच्छा, इन पर्सन को जो है शादी में बुलाना फैमिली के साथ, तो घर वाले बोल दिए कि ठीक है चलो इनको बुलाना है, तो फिर बोलेंगे कि आप आइएगा शादी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट, जो उनको किया, मेनली जनरल जो अप्रूवल है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होता है। फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है देश के बीच में, उनके बीच में। और वहाँ पे एक जो टेरिटोरियल डिवीज़न है, मतलब उस पूरे एरिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डिवीज़न है, वो किस प्रकार से एग्रीमेंट और बातचीत हो, वो सारे लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। फिर आपके पास एक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ऑफिसर है, वो वर्क उनके द्वारा किया जाता है कि जो भी लॉजिस्टिक्स हैं किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए आपके पास एक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, उनके द्वारा किया जाता है। और फिर फाइनली फाइनलाइज करके इनविटेशन आता है और फिर वो आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन रखा जाता है, बहुत मतलब ध्यान से कि किस तरीके से आएंगे। मतलब एक, क्योंकि दो देश इन्वॉल्व हैं और आप किसी को अपने घर में बुलाते हो या अपने देश में बुलाते हो, तो आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी उनके डिमांड है वो तो मीट होती ही है। मतलब जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें सम्मान दिखाना है, रेस्पेक्ट दिखाना है, वो तो रहता ही है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी छोटे छोटे लेवल पे, मान लो कहते हैं कि इस स्टेट में जो है हमको जाना चाहिए, या मुझे उस स्टेट में जाना है, कुछ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई, तो वहाँ सारा अरेंज करना, स्टेट गवर्नमेंट से बात करना। तो इसलिए कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पीएम ऑफिस, ये सब एजेंसीज अलग अलग, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो प्रेसिडेंट, आप पीछे इमेज भी देख रहे हो, प्रेसिडेंट जो एलसीसी हैं, इन्हीं को क्यों बुलाया गया इस बार? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है। पहला आयाम, आप इस चीज को समझो। पहली चीज, एक एस्पेक्ट को आपको समझना है, और वो क्या है? इसके लिए आपको एक टर्म के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। और वो टर्म क्या है? एक टर्म आपको याद होना चाहिए, दैट इज नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट। देखो, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से कई ऐसे देश थे, जिसमें इजिप्ट भी था, इंडोनेशिया भी था, इंडिया भी था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जैसे मान लो भारत आजाद हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 उससे पहले ही खत्म हुआ। उसके बाद विश्व जो है यूएसए और यूएसएसआर में डिवाइड हो गया। विश्व जो है यूएसए और यूएसएसआर में डिवाइड हुआ, कुछ देश यूएसए की तरफ जा रहे थे, कुछ देश यूएसएसआर की तरफ जा रहे थे। अपना इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर रखा था। तो भारत, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये सब देशों ने कहा कि हम एक नॉन अलाइंग मूवमेंट वाली पॉलिसी फॉलो करेंगे। इसका मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। हम किसी से
किसी की तरफ इंक्लाइन ना होंगे, ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, ना हम कैपिटलिस्ट ना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विचारधारा को ऐसा ऐसा इंक्लाइन करके फॉलो नहीं करेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। आज के समय में भी बहुत बड़े लेवल पे ये इशू उठ रहा है, क्या इंडिया कई प्रकार के जो एग्रीमेंट उसने यूएसए के साथ साइन कर दिए, क्वाड का हिस्सा बन गया जिसमें इंडिया भी है, आपका जो है ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, यूएसए भी है, कहा जाता है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन रहा है। इस प्रकार की बातें होती, क्या इंडिया नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को भूल रहा है क्या अपने पॉलिसी में उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि पहले के टाइम पे देखो इंडिया ने क्या किया कि यूएसए और यूएसएसआर दो ऐसे थे जिससे इंडिया को कोई लेना देना नहीं था, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं था। बट अब जो एक इंपॉर्टेंट पावर इमर्ज होकर आ रहा है वो चाइना है। तो क्या इंडिया आज भी नॉन अलाइन रह सकता, मतलब कि इंडिया अपना न्यूट्रल रखे, किसी के साथ ना जाए, ऐसा क्या रह सकता है? आंसर है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी कूटनीति डिप्लोमेसी इस तरीके से कर रहा है कि वो रशिया से भी रिश्ते बना रहा है, यूएसए से भी रिश्ते है वो मेंटेन करके रख रहा है, और ये भी हाईलाइट कर रहा है कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्योंकि 1950 के अंदर आप देखोगे तो 1950 के अंदर जो पहले चीफ गेस्ट थे परेड के, रिपब्लिक डे परेड के, वो प्रेसिडेंट सुकार्नो थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। और ये जो प्रेसिडेंट सुकार्नो इंडोनेशिया के थे, अगर आप बात करोगे प्रेसिडेंट सुकार्नो जो इंडोनेशिया के थे, ये भी हिस्सा थे नॉन अलाइन मूवमेंट का। और आज के समय इनको बुलाना जो है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाना भी एक जो है मैसेज दे सकता है, ये मैसेज भी आ सकता है कि ठीक है ये जो नॉन अलाइनमेंट वाली कंट्रीज थी आज भी हमारा रिश्ता उनके साथ है, आज भी, क्योंकि वो चीज तब से चल रही, आज भी वो नॉन अलाइनमेंट वाले जो एक प्रकार से एक आपका एक इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, संस्थाएं बनी हुई हैं जो उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनके बीच में भी थोड़ा इंटरेक्शन शुरू होगा। और इंडिया शायद कन्वे भी कर रहा हो कि देखो हम इस प्रिंसिपल को, नॉन अलाइनमेंट जो है के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बट एक नए तरीके से जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है तो हमें अपने इंटरेस्ट को भी जो है देखना है। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन आपके लिए बन जाता है। दूसरा एक और बात है जो हमें जानना है, देखो अफ्रीका के लोकेशन को आप समझो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इजिप्ट है, दिस इज इजिप्ट, यहाँ पे रेड सी है। अगर आप मैप देखो तो यहाँ थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगा, तो देखो ये आपकी इजिप्ट है, ये नाइल रिवर है, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये सुएज कैनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है। तो जो भी आपका मूवमेंट है, मतलब अगर आप देखोगे नीचे इंडियन ओशन रीजन है, वहां से होते हुए सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दीजी बात ये कंट्री है यहाँ नीचे, वहां पे ऑलरेडी जो बेस है और चाइना ने बना रखा, तो क्योंकि बहुत स्ट्रेटजिकल लोकेशन और इजिप्ट का इसमें कंट्रोल बहुत अधिक है, तो इस वजह से भी एक बहुत है कि इंडिया एक प्रकार से इजिप्ट के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखे, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक हो जाता है। और डिजिबाउती में ऑलरेडी जो है चीन प्रेजेंट है, और ग्वादर पोर्ट में चीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर इजिप्ट के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, थोड़ा सा वैल्यू शेयरिंग होती है, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इजिप्ट के माध्यम से इवन जो अफ्रीका है, क्योंकि अच्छी पावरफुल कंट्री भी है, अफ्रीका में भी एंट्री, और साथ में इन कंट्रीज में भी इजिप्ट का एक अच्छा रोल है। तो यहाँ पे भी अगर हम इजिप्ट से रिश्ता बनाएंगे तो एक प्रकार से ये एक बैलेंस भी हमारा बन पाएगा। तो एक जो हमारी कूटनीति है या जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसमें भी ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में किस लीडर के साथ इंडिया को अपने रिश्ते जो है मेंटेन रखना चाहिए, या किस कंट्री के साथ जो है अपने रिश्ते मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़ें, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो अमाउंट देख रहे हो, इस अमाउंट में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, जितने सब्जेक्ट आईएएस के लिए पढ़ना पड़ता है, मेंस, ऑप्शनल, हर चीज आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हर चीज एक्सेस। अभी 20% का ऑफ, 18,000 रुपए आप बचा पाओगे। जनवरी 28 लास्ट डेट है। ठीक है, कोड याद रखो SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है। ये बैच कोर्स अगर 24 की तैयारी कर रहे हो तो बैच कोर्स भी आपका लॉन्च हो गया है, मेरे द्वारा भी कई कोर्सेस आएंगे। कैसे ज्वाइन करो, unacademy.com में जाओ, यूपीएससी CSE सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सभी को फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयाँ। आप खुश रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।